वाक्य विचार। वाक्य वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और उसके बाद होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं जानते हैं बच्चों? वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बता रहा कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, ये किसकी बात की जा रही है? ये बच्चों की बात की जा रही है कि जो बच्चे हैं वो छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर उद्देश्य होगा बच्चे और विधेय बाकी का वाक्य का जो पूरा बाकी का बचा हुआ भाग होगा ना, वो छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, वो विधेय हो जाएगा। उसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं। सभी लड़कियां कक्षा में अध्ययन कर रही है। यहाँ पर कक्षा में अध्ययन कर रही है कौन? सभी लड़कियां। तो उद्देश्य होगा सभी लड़कियां और बाकी का जो वाक्य का जो बचा हुआ भाग है वो विधेय हो जाएगा। शर्मा जी की दोनों बेटे विदेश जा रहे हैं। यहाँ पर शर्मा जी ही नहीं आएंगे, यहाँ पर सिर्फ शर्मा जी की बात नहीं हो रही है, शर्मा जी के दोनों बेटों की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम ऐसा कहेंगे कि शर्मा जी के दोनों बेटे वो उद्देश्य हो जाएंगे और विदेश विदेश जा रहे हैं वो विधेय हो जाएगा। अब वाक्य के भेद। इसके पहले बच्चों जो हमने देखा वो वाक्य के अंग थे। अंग और भेद दोनों में अंतर होता है। अंग मतलब उसी का पार्ट, उसी का भाग। जिस प्रकार से हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, हाथ पैर आंख नाक कान, उसी तरह से वाक्य के अंग होते हैं। तो वाक्य के दो अंग थे। अंग है जो हमने पहले पढ़ा, उद्देश्य और विधेय। और यहाँ पर हम वाक्य के भेद की बात कर रहे हैं, यानी उनके प्रकार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वाक्य के दो तरीके से उनके प्रकार है। पहला तो है अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर, यानी एक उसमें से निकलने वाले अर्थ पर और दूसरी उसकी रचना, यानी उस वाक्य की फॉर्मेशन, उसकी बनावट किस तरह से की गई है। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। देखिए, पहला जो है विधानवाचक यानी सिंपल सेंटेंस। उसके बाद निषेधवाचक यानी नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। विस्मयादिवाचक यानी एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। आदेशवाचक या आज्ञावाचक, उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर उसके बाद आता है इच्छावाचक यानी विश। संदेहवाचक यानी डाउट, यानी जहां पर हम डाउट महसूस करेंगे, जहाँ पे हमें संदेह होगा। और उसके बाद अंतिम है संकेतवाचक, यहाँ यानी इंडिकेटिव सेंटेंसेस, यानी जहां पर हम इंडिकेट करेंगे, संकेत करेंगे, इशारा करेंगे। अब अर्थ के आधार पर थोड़ा सा और गहराई में जानते हैं। तो विधानवाचक यानी सिंपल सेंटेंस, जिसका अर्थ है कि जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप बोध हो उन्हें विधानवाचक कहते हैं। यानी एकदम सिंपल, सामान्य, किसी तरह का कोई ताम झाम नहीं, कुछ नहीं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर सभी विद्यार्थी घर गए, यहाँ पर सीधी सी बात हो गई, सभी विद्यार्थी घर गए। और आप ले सकते हैं जैसे आज मैं विद्यालय नहीं गया, मेरी माताजी खाना पका रही है, पिताजी मेरे दफ्तर गए हैं, दादाजी सैर करने गए हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ। तो इस तरह के जो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो सरल और सामान्य रूप होते हैं, वो विधानवाचक हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरा निषेधवाचक। तो निषेधवाचक एक ऐसा संदेश जो किसी काम को न करने का आदेश दे रहा हो, ठीक है, जहाँ पे हमें काम न करने का आदेश मिले, यानी नेगेटिव सेंटेंस हो, जहाँ पे हमें ना, नहीं, मत, इस तरह के शब्द देखने या पढ़ने को या सुनने को मिले, तो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों में न, नहीं या मत जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे उसने चोरी नहीं की, तुम इस मेज पर मत बैठो। तो
तो जहां पर न, नहीं या मत इस तरह के शब्द आएंगे तो वो निषेधवाचक हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। यानी दुनिया भर के जितने भी वाक्य प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, बच्चा अपनी मम्मी से हर तरह के प्रश्न पूछता है, आप अपने अध्यापक अध्यापिकाओं से प्रश्न पूछते हैं, तो जो भी जिस भी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्नवाचक में आ जाएंगे। तो यहाँ पर है क्या तुम मेरा काम कर दोगे, तो यहाँ पर सीधी सी बात है प्रश्न पूछा गया है तो ये प्रश्नवाचक में आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम चौथा विस्मयादिवाचक। ये तो बहुत ही आसान है, अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है वो बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन या सेंटेंस होगा, यानी जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे, ओह ओह कितनी सुंदर जगह है यह, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। इसी प्रकार के और भी जितने वाक्य होंगे वो विस्मयादिवाचक वाक्य में आ जाएंगे। उसके बाद आदेशवाचक यानी इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि जिन वाक्यों में आदेश, आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं वो आदेशवाचक कहलाएंगे। जैसे बाजार से सब्जी लेते आना, यहाँ पर हमने आदेश दिया कि भाई तुम बाजार जाना और वहां से सब्जी लेते आना, मैंने वहां पे एक आज्ञा किया, ठीक है। इसके बाद इच्छावाचक, इच्छावाचक यानी जहां पर हम अपने मन की इच्छाओं को या आशाओं को हम जताएंगे। तो जिन वाक्यों में किसी इच्छा या आशा का बोध होता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, काश मेरा गृह कार्य पूरा हो जाता, या आशीर्वाद वाले वाक्यों को भी हम इच्छावाचक में ले सकते हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे। यहाँ तक मेरी इच्छा व्यक्त हो रही कि भाई भगवान तुम्हारा भला करे। तो इस प्रकार के जो शब्द, इस प्रकार के जो वाक्य होंगे, इस तरह के जो शब्द आएंगे वो इच्छावाचक में आ जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर अब सातवां है संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनमें संदेह यानी शंका यानी डाउट के साथ हम बात करेंगे और अनुमान लगाया जाता है कि वह होने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर, शायद कल बारिश आए। भाई यहाँ पे हम अनुमान लगा रहे हैं कि शायद बारिश आए, श्योरिटी नहीं है, यहाँ पे मैं डाउट में हूँ, ठीक है। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वो संदेहवाचक में आ जाएंगे। इसके बाद अंतिम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अंतिम है संकेतवाचक यानी इंडिकेटिव सेंटेंसेस। वे वाक्य जिनमें हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, ऐसे वाक्य संकेतवाचक कहलाते हैं। सीधी सी बात कह दी जाए तो हम किसी न किसी नतीजे की बात करेंगे या इशारे की बात करेंगे। तो जैसे राम बाजार जाएगा तो फल लाएगा, यदि तुम पढ़ाई करोगे तो ही तुम पास होगे। यहाँ पे हमने एक नतीजा बता दिया, एक इशारा कर दिया कि भाई तुम पढ़ाई करोगे तो ही तुम पास होगे। तो यानी यहाँ पे हमने संकेत कर दिया, ठीक है। यदि वर्षा होगी तो ही फसल अच्छी होगी, यहाँ पर भी संकेत है कि वर्षा होने पर ही फसल अच्छी होगी। तो यहाँ पे एक इंडिकेट हमने कर दिया। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर सिर्फ 3 प्रकार होते हैं, सरल यानी सिंपल सेंटेंस, संयुक्त यानी कंपाउंड सेंटेंस, उसके बाद मिश्र यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बच्चों नाम में ही जो प्रकार का जो नाम में है ना उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। तो सरल यानी सिंपल। तो हम आगे बढ़ते हैं सरल, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल कहा जाता है, यानी सिंपल सी, जहां पे एकदम नॉर्मल सी सामान्य सी बात की जाए। जिस प्रकार राम बाजार जा रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, इसी तरह के अनेकों जो शब्द आ जाएंगे जो पूरी तरह से सिंपल होंगे, सरल होंगे, सामान्य होंगे, वो रचना के आधार पर वाक्य भेद में सरल वाक्य में आ जाएंगे। उसके बाद संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य यानी समुच्चय बोधक अवयवों यानी कंजक्शन वर्ड्स से वो जुड़े होंगे उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं।
जैसे कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यहाँ पर दो अलग अलग वाक्य हैं, वह सुबह गया, शाम को लौट आया, ये दो अलग अलग सेंटेंस है, वाक्य है, और इन्हें जोड़ने का काम और ने किया, और शब्द ने, तो यहाँ पर संयुक्त तो हो जाएगा वो। फिर आते हैं हम अंतिम अपने अंतिम प्रकार की ओर, जो है मिश्र वाक्य। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हो तो उसे मिश्रवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि प्रधानाचार्य ने कहा है कि विद्यालय 4 दिन तक बंद रहेगा। वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता हो। तो प्रधान जो उपवाक्य है वो क्या है, प्रधानाचार्य ने कहा, और उसके ऊपर आश्रित यानी डिपेंडेंट जो सेंटेंस होगा वो बाकी वो इससे जुड़ जाएगा और ये मिश्र वाक्य कहलाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी को वाक्य विचार बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब अगली मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।